हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में पुनः एक बार जुड़ने जा रहा हूं और हम लोग आप सभी लोगों के साथ में बात कर रहे थे दोस्तों किसके बारे में। तो हमने बात करी थी विद्युत जो स्थिर वैद्युतिकी होती है, यानी कि जो स्थिर वैद्युतिकी आवेश जो स्थिर अवस्था में होता है तब वो क्या क्या अपनी अनुक्रियाएं देता है, यानी उससे क्या बल उत्पन्न होता है और आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में जो आपकी खोज हुई है वो थेल्स ने किस प्रकार से करी थी। फिर हमने ये देखा था कि कोई भी दो वस्तुओं को रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उससे वे अगर अलग अलग चार्ज को प्राप्त करें तो आकर्षित करेगी और अगर सेम चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, आपके प्रतिकर्षण होगा। इन सभी चीज़ों को सीखा था और उसके साथ साथ अपन ने आवेश की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आवेश आपका जो है योज्यता गुण को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपका जो आवेश होगा उसका क्वांटीकरण होगा और क्वांटीकरण यानी कि क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का पूर्णांक गुणांक होगा। ये सब चीज़ें जो है अपन सीख चुके थे, लेकिन कल हमने ये नहीं सीखा था कि दो वस्तुओं के घर्षण से ही या दो वस्तुओं को रगड़ने से ही केवल क्या आप इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकते हो या इसके अलावा भी और कोई विधियां होती है। उसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी वस्तु का आवेशन यानी कि किसी वस्तु को आवेशित अगर बनाना है तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें एक दूसरे से रगड़े ही, आप उसके लिए दूसरा तरीका होता है स्पर्श करा करके भी आप आवेशन कर सकते हैं। आप प्रेरण के द्वारा भी, इंडक्शन के द्वारा भी आप जो है आवेशन कर सकते हैं। तो आप अपने 3 मेथड की बात करने वाले हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन यानी रगड़ने से, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा अपन पढ़ेंगे कि चालन के द्वारा या स्पर्श के द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन कांटेक्ट, यानी कि कांटेक्ट करवा करके अपन दो वस्तुओं का जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ तक की बात में अगर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगा। अब बात करते हैं सबसे पहले घर्षण के द्वारा आवेशन की, कि घर्षण के द्वारा आवेशन होता क्या है। बेसिकली घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब है जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उनमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। यानी कि जब आप दो वस्तुएं लेते हैं और उन्हें आपस में आप रगड़िए तो आपको एक है ना गर्मी का एहसास होगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को, अपने जो दोनों हाथ है इन दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। सर्दी के दिन में आपने देखा होगा कई लोग रगड़ते हैं। तो जैसे आप दोनों देखो, ये आवाज़ आ रही होगी आपको, शायद महसूस करिएगा। मैं थोड़ी देर चुप रहूँगा तब, है ना। तो आप जितना फास्ट करते हो उतने ज़्यादा फास्ट आपके हाथ जो है एकदम से गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है कि आप दो पत्थर लीजिए और उन पत्थरों को आपस में रगड़िए और फिर एकदम से टकराइए तो आप जो है चिंगारी को देखते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, घर्षण के द्वारा आवेशन के, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना है और जब रगड़ोगे तो विद्युत का उत्पादन होगा और उस विद्युत को ही हम घर्षण विद्युत कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु होती है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, जो इलेक्ट्रॉन देगी किसी दूसरी वस्तु को, वो तो धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनावेशित हो जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई दान कर रहा है यानी अपने पैसे त्याग रहा है, तो वो दान कर रहा है इसीलिए तो अपन उसको क्या कहते हैं कि ये धनी व्यक्ति है ना, तो धनावेशित।
और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसे हम कहते हैं ऋणावेशित, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ऋणावेशित का मीनिंग क्या हुआ, ऋणावेशित का मीनिंग हुआ कि आपके देखो पैसे दिए तब तो आपको धनी कहा जाएगा, और आपने पैसे लिए तो आपके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा, है ना, कि उसने आपके ऊपर एहसान किया है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तो धनावेशित होता है, धनी व्यक्ति होता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति या ग्रहण करने वाली वस्तु ऋणावेशित होती है। क्लियर है बात। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सीधे सीधे पूछे जाते हैं कई बार कि इसमें से कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। सर इनका पता कैसे चलेगा, तो देखो इनका पता आप एक्सपेरिमेंटली लगा सकते हो, लेकिन ये जो कुछ पेयर है इनको आपको रट लेना है। ठीक है, इनमें से कोई भी आ रहा है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन है और नेगेटिवली चार्ज्ड कौन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस पेयर के अंदर, ये देखिए मैंने पेयर लिख रखे हैं, ये 3 हैं आपके। कौन कौन, एक है कांच की चड़, बिल्ली की खाल और ऊनी कपड़ा। ठीक है, कांच की चड़ यानी कांच का जो भी टुकड़ा वगैरह हो, बिल्ली की खाल और ऊनी कपड़ा, ये तीनों तो होते हैं पॉजिटिव। जब आप कांच की चड़ को रेशमी कपड़े के साथ में क्या करोगे, रगड़ोगे, तो रेशमी कपड़ा जो है वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर तो ऋणावेश आ जाता है, और कांच की छड़ जो होती है उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। जो बिल्ली की खाल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्लास्टिक छड़ और एबोनाइड की जो छड़ होगी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऊनी कपड़ा, तो ऊनी कपड़ा तो पॉजिटिव चार्ज है, और ऊनी कपड़े को जब आप एम्बर से, चाहे प्लास्टिक से, चाहे रबड़ से, चाहे एबोनाइट से, इन चारों में से किसी से भी रगड़ोगे तो इन चारों के ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और आपके ऊनी कपड़े के ऊपर, बिल्ली की खाल के ऊपर यानी कैट स्किन और कांच की छड़ के ऊपर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो घर्षण के द्वारा आवेशन का मीनिंग क्या हुआ, घर्षण के द्वारा आवेशन का मीनिंग है कि हमें कोई दो वस्तुएं लेनी है, उन्हें आपस में टकराना है या आपस में रगड़ना है। जब आप उन्हें आपस में रगड़ोगे तो रगड़ने से उत्पन्न होने वाली विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं, और ये एक दूसरे में क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली वस्तु को धनावेशित कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु को ऋणावेशित कहते हैं। कांच की छड़, बिल्ली की खाल, ऊनी कपड़ा, ये तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और रेशमी कपड़ा, प्लास्टिक छड़, एबोनाइट छड़, एम्बर, प्लास्टिक, रबड़, एबोनाइट, ये सभी होते हैं नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो इस वाले पोर्शन से ही बनेगा, मतलब अगर इस चार्जिंग पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देना होगा तो वो बस इस जो ये टेबल बनवाई है पॉजिटिव नेगेटिव की, यहीं से बन सकता है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मेथड आ जाता है चालन के द्वारा या स्पर्श करवा करके आवेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है। देखो सबसे पहले तो कि जो चालन लिखा है, इस चालन के अंदर ये जो चालन वर्ड आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। चालन का मीनिंग होता है विद्युत का चलना। समझ में आ गई बात, यानी आवेशों का चलना। आपको बता दूं कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत आवेश जो है वो अपने फ्रीली घूम सके, यानी मुक्त प्रवाह कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये जरूर आप याद रखिएगा कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर आपका विद्युत आवेश मुक्त प्रवाह होता है। दूसरी बात आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी चालक जो होगा, कोई भी चालक हो, ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो, जब उसको आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके अंदर प्रवाहित होकर के पूरी तरह से वापस से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि सपोज करिए आपके पास में ये एक कंडक्टर है,
ठीक है, आपने इसको क्या दिया, 9 कूलम चार्ज दे दिया। ये 9 कूलम चार्ज इसके अंदर आ गया। अब ये 9 कूलम चार्ज इसके अंदर सभी जगह बिखर जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा, पूरा सभी जगह बिखर जाएगा। और बिखरने के बाद में ये 9 कूलम चार्ज बाहर ऐसे अलग अलग टुकड़ों में पूरा इसके बॉडी के ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर इकट्ठा होकर के नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आपको? तो ये 9 कूलम चार्ज क्या हो गया, इस कंडक्टर के सरफेस पर आ गया। ये गुण जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। तो चालक के अंदर क्या होता है, चालक के अंदर जब आप उसे आवेश देते हैं तो वो आवेश उस चालक के अंदर पूरी तरह से वितरित हो जाता है और उस चालक की सरफेस यानी बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है और बाहरी सतह पर आ जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जबकि जो अचालक होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। अचालक के अंदर क्या होता है, जहां आपने आवेश रखा वो उस बॉडी के अंदर वहीं पर वो आवेश रहता है, वो वितरित नहीं होता है और ना ही वो जो है उसकी बॉडी के बाहरी सरफेस पर भी आता है, यानी बाह्य जो सरफेस है, ये बाउंड्री है, यहाँ पर नहीं पहुँचता है। तो चालक और अचालक को आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा, ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ चालक क्या है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश मुक्त प्रवाह करता है, और दूसरा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके अंदर प्रवाह होकर पुनः वितरित हो जाता है और संपूर्ण आवेश, पूरा का पूरा आवेश उस चालक के बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि आपका हम एक तो वस्तु लेंगे जो आपकी क्या है, बिल्कुल कोई आवेश रहित है, उसके पास में कोई आवेश वगैरह नहीं है, और एक वस्तु लेंगे जो धनावेशित है, यानी कि उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ले ली, ये है धनावेशित वस्तु और ये है अनावेशित वस्तु, इसके पास कोई आवेश नहीं है। जिसके पास कोई आवेश नहीं है और जिसके पास में धन आवेश है, उन दोनों को मैंने क्या करा, कांटेक्ट में लाया, यानी संपर्क करवाया। दोनों एक दूसरे को टच करवा दिए मैंने। आप लोगों को पता है कि जैसे ही ये एक दूसरे से टच होंगे तो आपको पता है कि चालक के अंदर क्या होता है, जो भी आवेश होगा वो पूरा का पूरा आवेश उस बॉडी के सरफेस पर वितरित होगा और समान रूप से, है ना। अब ये भी चालक है और ये भी चालक है, दोनों के दोनों चालक एक दूसरे से टकराए। इसके पास में कुछ नहीं है लेकिन इसके पास में 4 है, तो अब ये क्या होगा, 4 बट जाएगा 2 के अंदर। तो देखो ये एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव, तो दोनों के अंदर क्या हो गया, 2 चार्ज आ गए। क्लियर है बात? सिर्फ कांटेक्ट में लाने पर। और आपको पता है कि अब ये चार्ज तो इसी के अंदर पूरा वितरित हो जाएगा। तो संपर्क से जैसे ही अपन ने दोनों को हटा भी दिया, दोनों को संपर्क से क्या कर दिया, हटा दिया, देखो दूर दूर कर दिया, तब भी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, धनावेशित हो जाते हैं। और इस प्रकार से इनका धनावेशित होना ही क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? क्या करना है, एक अनावेशित वस्तु ली, एक धनावेशित ले लो, आप ऋणावेशित भी ले सकते हो, और उसको जैसे ही अपन ने दोनों को कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट में लाने पर क्या हुआ कि जो आवेश था वो समान रूप से दोनों में वितरित हो जाएगा और फिर उन दोनों को अपन अलग अलग कर देंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। यहाँ पर एक पॉइंट और ज़रूर याद रखिएगा कि दोनों के दोनों कंडक्टर का सेम साइज हो, सेम आकार हो, सेम घनत्व वगैरह, मतलब इन दोनों के सब कुछ सेम हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, सेम साइज यानी समान आकार, आकृति, ठीक है, सेम साइज, शेप एंड डेंसिटी, घनत्व,
ये अगर समान है तो ही आवेश समान रूप से दोनों में बराबर वितरित होगा, अदरवाइज ये समान वितरित नहीं होता है, ये इनके आकार के अनुसार वितरित होता है। वो चीज़ें मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ केवल इतना याद रखना है कि दो जो चालक लिए हैं वो दोनों चालक का आकार, आकृति और घनत्व सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ जरूर आप याद रखिएगा। तो ये दूसरा मेथड था जिससे अपन जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का आवेशन कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ये क्या है, तो प्रेरण के द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंतर्गत क्या होता है, बेसिकली हम एक वस्तु लेंगे और उस वस्तु का अनावेशित वस्तु और ले लेंगे। क्या लेंगे, एक तो वस्तु ले ली जो कि अनावेशित हो और एक वस्तु ली जो आवेशित है, ठीक है। और उस अनावेशित वस्तु को और आवेशित वस्तु को टच नहीं करवाएंगे। टच करवा दिया तो पीछे वाला मेथड हो जाएगा। बिना टच करवाए भी अपन जो है अनावेशित वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न कर देंगे। क्या कर देंगे, आवेश उत्पन्न कर देंगे। उस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। हमने ली एक धनात्मक गेंद, यानी कि धनात्मक नहीं, एक हमने ली धात्विक गेंद यानी कि मेटेलिक बॉडी, कोई भी ले लो, एक मेटल की धातु की बनी हुई कोई वस्तु ले लो। मैंने ली धात्विक गेंद, ठीक है। और इस गेंद के पास में मैंने क्या करा, एक ऋणात्मक वस्तु लाई। केवल क्या करा, ऋणात्मक वस्तु को पास में लाया है, उसको टच नहीं करवाना है, ठीक है, पास में लाया। अब आप लोग सभी जानते हो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको आकर्षित करेगा, तो ऋणात्मक चार्ज हमेशा धनात्मक चार्ज को क्या करेगा, धनात्मक चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा और ऋणात्मक चार्ज को दूर भगाएगा, है ना। और आप लोग ये भी जानते हो कोई वस्तु अनावेशित है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। अनावेशित वस्तु का मीनिंग क्या होता है वो देख लीजिएगा आज एक बार पहले। तो आपको मैं बता दूं कि ये अगर कोई अनावेशित वस्तु है, एक सेकेंड, इसको अपन मान लीजिए ये एक अनावेशित वस्तु है। क्या है, अनावेशित वस्तु है। अनावेशित मतलब कि आवेश उसके पास में नहीं है, ऐसा नहीं, उसके पास में आवेश होता है, लेकिन अनावेशित वस्तु के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जुड़ करके आप लोग सभी जानते हो कि Q नेट यानी कि शुद्ध रूप से आवेश कितना हो जाएगा, 0। और जिसके पास में आवेश 0 हो उसी को तो अपन अनावेशित वस्तु कहते हैं। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई बात। तो अनावेशित वस्तु का मीनिंग क्या हुआ, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में होने के कारण आवेश टोटल कितना हो जाता है, 0। ये 0 होता है किस गुण से, तो विद्युत आवेश के योज्यता गुण जो मैंने आपको बताया था उससे ये 0 हो गया। और चार्ज आवेश जैसे ही 0 हुआ तो हमने कहा कि ये वस्तु अनावेशित है, आवेश नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ आपके। तो इसका मतलब अनावेशित वस्तु के पास में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आवेश होते हैं। अब देखिए हमें पता है कि इस धात्विक गेंद के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों। अब जैसे ही ये ऋणात्मक वस्तु इसके पास आएगी
तो ये क्या करेगा कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तो इधर लाएगा और नेगेटिव चार्ज को इससे दूर भेज देगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो हमें जो अनावेशित वस्तु थी उस अनावेशित वस्तु के पास में एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु को एज इट इज ऐसे ही रखते हैं। ये ऋणात्मक वस्तु क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी तरफ आकर्षित करके ही रखेगी। और हमने क्या कर दिया, इस अनावेशित वस्तु का अर्थिंग करवा दिया। क्या कर दिया, पृथ्वी से एक तार के द्वारा जोड़ दिया, है ना। पृथ्वी से क्या कर दिया, जोड़ दिया एक तार के द्वारा। और आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी बहुत सारे नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर समाहित कर सकती है। क्या करेगी ये बहुत सारे नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर समाहित कर देगी, है ना। तो ये इसीलिए किया भी जाता है, आपने देखा होगा अर्थिंग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या किया जाता है, छत के ऊपर एक वायर लगाया जाता है और उस वायर को सीधा जमीन से जोड़ा जाता है। क्यों, ताकि अगर बिजली वगैरह कभी गिरे तो वो जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो उस बिल्डिंग पर न गिर करके वो क्या हो जाए, जल्दी से अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर चला जाए, ताकि उस बिल्डिंग को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो ऐसा ही अपन यहाँ कर रहे हैं कि जो उस अनावेशित वस्तु का ऋणात्मक आवेश है उसे हम क्या कर रहे हैं, अर्थिंग करवा करके अर्थ के अंदर भेज रहे हैं। तो ऋणात्मक आवेश जितना भी होगा वो तो चला गया पृथ्वी के अंदर। अब इस अनावेशित वस्तु के पास केवल क्या बचेगा, धनात्मक आवेश बचेगा। क्या बचेगा, केवल धनात्मक आवेश बचेगा। और अब हम इस ऋणात्मक वस्तु को भी अलग कर देंगे। तो जो अनावेशित वस्तु थी, ये वस्तु क्या थी, अनावेशित, है ना, यानी इसके ऊपर आवेश कितना था, 0। वो अब क्या हो गई, धनात्मक आवेशित हो गई, यानी अब उसके पास में धनात्मक आवेश आ गया। तो ये जो अपना इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज अलग अलग बनते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसे अपन प्रेरित आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि ये जो धनात्मक आवेश आया है ये कैसा आवेश कहलाएगा, प्रेरित आवेश कहलाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये क्या है, प्रेरित आवेश कहलाता है। ठीक, और आपको बता दूं कि एक आवेशित वस्तु, चाहे वो धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो, एक अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों करती है, ये मैंने आपको आज समझा दिया है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आप पॉजिटिव वस्तु उसके पास लेकर गए तो नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट हो जाएंगे, है ना। और अगर आप नेगेटिव वस्तु लेकर गए तो पॉजिटिव उसकी तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव अपोजिट चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। और इससे फिर क्या हो जाता है, जो अनावेशित वस्तु थी वो भी आवेशित वस्तु हो जाती है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा और ये चीज़ जरूर जो है अपने एग्जाम में आती भी है। अब मैं आप लोगों को ये जो अपन ने आवेशन पढ़ा है, इस आवेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा और ये नोट पॉइंट आपसे सीधे सीधे अगर एग्जाम में पूछे गए तो आपको नानी याद दिला देंगे, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड या आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने लिए, मान लीजिए 2 समान धात्विक गोले। ठीक है, ये एक गोला और ये दूसरा गोला। ठीक, अपन ने क्या करा, 2 समान द्रव्यमान के, दोनों के पास में देखो समान द्रव्यमान है। क्या है, सेम मास है, समान द्रव्यमान। ठीक है, तो 2 समान द्रव्यमान के धात्विक गोले लिए हमने और एक को हमने क्या करा, इसको तो मान लीजिए पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया और एक को हमने क्या दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, लेकिन दोनों को दिया क्या है, आवेश की जो मात्रा है वो बराबर है। एक को प्लस दिया है, एक को नेगेटिव दिया है। क्लियर है बात। अब
जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो दोनों के दोनों गोलों का अब जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप लिख सकते हो कि आवेशन के बाद दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ही क्या है? प्रोटॉन, है ना? और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन। और हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में द्रव्यमान होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको बता दूं कि आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है या इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है, इसका मतलब इसमें से अपन ने इलेक्ट्रॉनों को निकाला है, जबकि ये नेगेटिवली चार्ज है यानी इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो द्रव्यमान 2, जिसको इलेक्ट्रॉन मिले होंगे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा किसके तुलना में? जिससे अपन ने आवेश को निकाला है। भाई ये क्या करा अपन ने? प्लस क्यू चार्ज इसमें से निकालकर इसको दे दिया है, ये बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है बाद में किसका ज़्यादा होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और यहाँ आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उस वस्तु का द्रव्यमान घटता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन क्या सर इसको हर बार हमें कंसीडर करना है, या इसको हर बार हमें इस पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें वहाँ मास वगैरह कैलकुलेट करना है क्या, द्रव्यमान वगैरह? नहीं। अगर हम बात करें हमारे व्यवहारिक रूप की, यानी हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे, जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ये छोटी चीज़ होती है। लेकिन याद इसलिए रखना है क्योंकि अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा कि हाँ, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उसका द्रव्यमान घटेगा। ये पॉइंट आपको कहाँ पूछा जा सकता है? जैसे एसेशन रीजन वगैरह टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, तो वहाँ हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये जरूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट आपको और याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि मान लीजिए ये कोई धातु की सतह है। ये क्या है? धातु सतह। ठीक है, ये धातु की सतह पर मान लीजिए कि इधर से हमने क्या करा? एक्स रे, यानी कि जो एक्स किरणें होती है ना अपनी, एक्स रे, आप लोग जानते ही होंगे इसका जो तरंग दैर्ध्य परास है वो कितना है? 0.1 एंगस्ट्रम से। ये याद रखना, आप कभी कभी इसका भी काम पड़ेगा। तो 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर के 10 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, तो एक्स किरणें जो हमारी है वो जैसे ही किसी धातु सतह से, किसी मेटेलिक सरफेस से टकराती है तो आपका क्या होता है कि इस धातु सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इस धातु सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं ये धातु सतह कैसी हो जाएगी? तो ये धातु सतह धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी?
धनावेशित हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्या, कि जब किसी धातु सतह पर एक्स किरणें आकर के टकराती है तो वो एक्स किरणें जैसे ही धातु सतह से टकराती है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती है, और जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगी अब वस्तु। ठीक है ना? तो आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप जो है आवेश का मान वगैरह ज्ञात करने के लिए आप इलेक्ट्रोमीटर है, वोल्ट मीटर है, धारा मापी है, इन सभी से अपन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आवेश है या नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? इसके अलावा अगर हमें विद्युतीकरण का रियल पता लगाना है, विद्युतीकरण का अगर हमें सही तरीके से परीक्षण करना है तो हमें प्रतिकर्षण को यूज करना चाहिए, ना कि हमें आकर्षण को। क्यों? क्योंकि एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु के बीच में भी आपका क्या हो सकता है, आकर्षण तो हो सकता है ना? अभी जैसे अपन ने पीछे देखा था कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है लेकिन प्रतिकर्षित नहीं करती है। इसलिए हमें विद्युतीकरण जब होता है तो हमें विद्युतीकरण में प्रतिकर्षण का यूज करना चाहिए। ये आपके कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। समझ में आ गई बात? तो ये जो पूरा आपको मैंने बताया है ये है आवेशन की अलग अलग विधियां। क्या है ये? आवेशन की अलग अलग विधियां हैं। इन विधियों से अपन किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप तीसरा पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि जो ये विद्युत आवेश होता है, इस विद्युत आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसकी विमा क्या होती है। तो इसकी विमा होती है m0 L0 T1 A1। ठीक है? m0 L0 T1 A1 ये इसकी क्या होती है, विमा होती है। और आवेश की SI यूनिट तो मैंने आपको बताई दी थी, क्या होती है SI यूनिट। इसकी SI इकाई क्या है, तो SI इकाई है इसकी कूलम। ठीक है? क्या है? कूलम है। इसके अलावा आपको और याद रखना है कि इसकी जो CGS पद्धति के अंदर यूनिट होती है वो CGS पद्धति में इसकी यूनिट जो है वो फ्रैंकलिन या फिर अपन कह सकते हैं कूलम जो है ये कहा गया था। और आपको बता दूं कि आप इसमें फ्रैंकलिन ही याद रखें। ठीक है? फ्रैंकलिन, क्या? फ्रैंकलिन, या फिर आप जो है CGS के अंदर भी कूलम ही कह सकते हो। और आपको बता दूं एक कूलम बराबर कितना होता है, तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनियन। ठीक है? इसका मतलब है कि एक कूलम जो ऐसा यूनिट है उसके बराबर इतने CGS यूनिट होती है। ये ESU का मतलब ही फ्रैंकलिन होता है। इसके अलावा एक फैराडे, तो एक फैराडे के अंदर कितना आवेश होता है, तो होता है 96,500 कूलम। ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा एक माइक्रो कूलम, ये सब क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे काम आने वाली यूनिट है कुछ। तो एक माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है? एक नैनो कूलम का मतलब कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁹ कूलम। और एक पिको कूलम का मतलब होता है 10⁻12 कूलम। ठीक है ना? ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाली कुछ क्वांटिटीज़ है जो हमें ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कई क्वेश्चंस को ये अटका सकती है। हमें सब कुछ आता होगा और हमें यूनिट चेंज करनी नहीं आती तो हम आंसर गलत लिख करके आएंगे। वहाँ कोई जो है सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपने ये समझा दिया वो समझा दिया, उससे कुछ होना जाना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आपको इसके अलावा जो है आवेशन के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है।
अब अपन अपने चलेंगे कूलम के नियम के ऊपर, जो आपके बेसिकली सिलेबस में सबसे पहले लिखा है ना कि कूलम का नियम। अब कूलम के नियम को समझने के लिए पहले हमें आवेश को समझना जरूरी था, इसलिए अपन ने ये पूरी की पूरी आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करी और आवेशन के बारे में समझा। अब अपन जो है पूरी तरह से तैयार है कि आवेश क्या होता है, आवेशों के अंदर क्या क्या क्रिया हो सकती है, ताकि अब हम कूलम के नियम को बहुत अच्छे से समझ सकें। केवल K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद हो जाने से कूलम का नियम पूरा नहीं होता है। कूलम के नियम को समझने के लिए पहले हमें आवेशों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो अब हमें प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अगर हमें यहाँ तक की, आज तक की, कल की और आज की 2 क्लासें कंप्लीट तरीके से याद है, तो अब हम कूलम के नियम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में, और उस अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आपके जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है सबसे पहला टॉपिक कूलम का नियम, उसको समझेंगे। और कूलम के नियम पर जो भी आधारित प्रश्न आपके आए हुए हैं या आ सकते हैं, उस टाइप के कुछ प्रश्नों की अपन जो है हल करने की कोशिश करेंगे, और उन प्रश्नों को हल करने के बाद आपको समझ आएगा कि कैसे कूलम नियम से अलग अलग विभिन्न प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।